हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज ऑब्वियसली अन अकेडमी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मुझे यूपीएससी और स्टेट पीएससीज की फील्ड्स में मेंटरिंग और टीचिंग करते हुए 8 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस है। मेरे सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जिनमें मैं आपको ट्रेन करूंगा। फोर एरियाज जिनमें मैं आपको ट्रेन करूंगा वो है प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। मेरा ग्रेजुएशन जो है वो MRSC देवी अल्लाह विश्वविद्यालय इंदौर से हुआ है और मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क MPPU भोपाल से। ये आप लोगों के सामने टेलीग्राम लिंक है ना। और ये आपके और मेरे बीच जो कम्युनिकेशन है उसका बहुत वाइटल लिंक है, ध्यान रखिएगा। तो मेरी तरफ से जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, ठीक, जो भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कंटेंट सपोर्ट हो, चाहे डाउट्स आपके हों, वो इस चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, उसके जो नोट्स हैं PDF फॉर्म में, है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पर, इसी ग्रुप पर। तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है। और आपके और मेरे बीच कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है ये, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब इस पर आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक भी है। ठीक। इस पर भी आप मुझे फॉलो करिए ताकि जो भी मैं नए कोर्सेज जो लेके आऊँगा, जो भी आपके लिए फ्री क्लासेज रहेंगी और जो भी कोर्सेज रहेंगे उनके बारे में आपको आइडिया हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अन अकेडमी में भाई आपको सबसे पहले तो मिलता है डेली लाइव क्लासेस, जिससे आप लाइव क्लास का फायदा ये है कि भाई आप अपने एजुकेटर से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, है ना। और जो इंटरेक्शन है एजुकेटर से वो बढ़ जाता है आपका। ठीक। अगर किसी कारण से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो मिलता है वो है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ठीक। सिलेबस से ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस है उस पर अपन स्टिक रहेंगे और टारगेट रहेगा सिलेक्शन। ठीक। और इसके अलावा मिलता है लाइव टेस्ट और क्विजेस। तो लाइव टेस्ट जो आपको मिलते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेल्फ इवेल्युएशन के लिए। ठीक है ना। तो सेल्फ इवेल्युएशन अगर आप ये टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो सेल्फ इवेल्युएशन आपका एक बहुत बड़े क्राउड में होगा। ठीक। जिसमें हज़ारों लाखों बच्चे बैठेंगे। ठीक है। और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अनलिमिटेड एक्सेस है। ठीक। कभी भी कहीं भी जितना भी चाहे आप इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब के लिए आपको केवल ये काम करना है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले से, और अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारे फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है, ओपन सोर्स भी अवेलेबल है ना। आप बिल्कुल उन वीडियोस को देखिए जाके। ठीक। और जैसा भी होता है फिर उसके हिसाब से अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना है तो बिल्कुल करिए, नहीं तो बहुत सारा फ्री रिसोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो डाउनलोड कीजिए ही कीजिए। ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं अपन कि जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मौका मिलता है जो इंडिया की सेलिब्रिटी फैकल्टी हैं, है ना, नामी फैकल्टी हैं, उनसे पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक। और इन फैकल्टीज़ का जो एक्सपोजर है यूपीएससी और संबंधित फील्ड्स में बहुत ज़्यादा है एक्सपोजर। ठीक। तो इनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज रहेगा आपके लेक्चर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो एग्जाम है वो है यूपीएससी सीएसई, और इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला एग्जाम है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में समय लगता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो कवरेज रहेगा आपका सिलेबस का वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। ठीक है। फिर फर्दर आता है जो कोर्सेज हैं, प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स, ये दो कोर्स हैं। ठीक। प्लस कोर्स में जो आपको फैसिलिटीज है वो है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप प्लस कोर्स की जगह आइकनिक कोर्स यूज करते सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये चार फैसिलिटीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी जो प्लस कोर्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल कोच भी मिलेंगे, है ना, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन या एग्जाम प्रोग्रेस को पर्सनली क्या करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ वो डेली आपको क्वेश्चन आंसर, मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे आपके सब्जेक्ट्स की। ठीक है। साथ ही स्टडी प्लानर मिलेगा आपको और फिर पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा कंप्लीट। ठीक है। तो एक तरीके से पूरी नज़र रखी जाएगी आपकी प्रोग्रेस के ऊपर। ठीक। तो इन दोनों कोर्सेज में से जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, मेरा सजेशन ये है, रिकमेंडेशन ये है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मिनिमम 1 साल या उससे अधिक का कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि इस एग्जाम के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में समय लगता है। ठीक। तो जब भी आप, अगर आपको 10% डिस्काउंट अवेल करना है तो आप मेरा कोड अनुराग 27 यूज़ करिए। ठीक है। अनुराग 27, जिस भी प्रकार का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें
अनुराग 27 कोड यूज करिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। क्लियर है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से अपन जीएस पढ़ेंगे उसी प्रकार से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है ना, पूरी लिस्ट है ऑप्शनल की, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को। ठीक, और वहां पर भी आप अनुराग 27 अगर कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये एक फोर्थ नाइटली टेस्ट जो कंडक्ट करता है अनअकैडमी। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। ठीक, बहुत सारे प्राइजेस हैं और इनको आप करिए एग्जाम तक, जो आपका एग्जाम आने वाला है 2021 में, उस एग्जाम तक ये टेस्ट चलेंगे और इनमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक आपको एवेल्यूशन भी होगा लगभग इसका। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब भाई 6 मंथ बचा है ओनली रिमेनिंग आपके एग्जाम में, बहुत कम समय है, तो फटाफट अब तैयारी स्पीड अप करने का समय है। ठीक है, इसीलिए 6 मंथ का एक फास्ट ट्रैक कोर्स लॉन्च किया है ना, यूपीएससी सीएससी 2021 प्रीलिम्स का। ठीक, तो इसमें जो आपको मिलेगा वो है प्रीलिम्स सिलेबस का पूरा कवरेज, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्लासेस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, तो पीडीएफ मटेरियल पूरा मिलेगा आपको पूरे कोर्स का, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इस कोर्स में आपको मिलेगा। ठीक, तो ये बैच 2021 टारगेट करता हुआ बैच है। ठीक, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में। फर्दर अपन देखते हैं और भी कई बैचेस लॉन्च हैं जो 6 मंथ का टारगेट कर रहे हैं, वो तो है ही साथ में इंग्लिश हिंदी मीडियम में, साथ ही साथ जो 2022 टारगेट कर रहे हैं वो वाले बैचेस भी हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, और 2023 को टारगेट करने वाले बैचेस भी हैं, तो लॉन्ग टर्म बैचेस भी हैं और फास्ट ट्रैक बैचेस भी हैं। ठीक है, तो आप जो भी इच्छा हो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसी भी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो अनुराग ANURAG अनुराग 27 का कोड यूज करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स फीस पर इंस्टेंटली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो भाई आइकॉनिक जो कोर्स है अपना, उसका सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक होने वाली है बहुत जल्द, तो बिल्कुल उसका फायदा उठाएं, है ना, और तुरंत सब्सक्राइब करें। फर्दर अपन चलते हैं तो आज के लेक्चर की ओर। तो हम जो ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन है जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी का आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो ये लेक्चर 9 है और पार्ट 1 जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसके पहले हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देख चुके हैं। ठीक, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि वही बेस है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। ठीक है ना, आखिर मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे स्टार्ट हुई, क्लियर है ना। तो एक तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ही आगे का वर्जन है। क्लियर है, ठीक है, तो बहुत सारे कंसेप्ट उसमें आपके क्लियर होंगे। ठीक, तो वो जरूर देखिएगा। फर्दर अपन देखते हैं आगे। चलिए, तो सबसे पहले भाई प्लेट, प्लेट मतलब होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट। तो वो ये खाना खाने वाली प्लेट नहीं है। तो ज्योग्राफी में या जियोलॉजी में जब अपन प्लेट की बात करते हैं, तो प्लेट क्या है, द टर्म फर्स्ट यूज बाय जेटी विल्सन। तो जेटी विल्सन एक साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे। ठीक, इन्होंने 1965 में फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज करा, प्लेट, है ना। तो इट इज ए सॉलिड लिथोस्फेरिक स्लैब विच स्लोली मूव्स ओवर वीक एंड डक्टाइल एस्थेनोस्फीयर। अब देखो यहाँ पर लिथोस्फीयर क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, इन सारी चीजों का डिस्कशन अपन कर चुके हैं जब अपन इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे। ध्यान रखिएगा, जब हम इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे इन सारी चीजों का डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि भाई ये क्या है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, कि इस लेक्चर को देखने से पहले, ठीक, या इस लेक्चर को स्टडी करने से पहले, जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है एल्फ्रेड वेगनर की जो अपन ने पढ़ी है, उसको आप कृपया जरूर देखें, है ना। उसके बाद इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए फटाफट तो आगे देखते हैं अपन। चलिए, अब टेक्टोनिक्स मतलब क्या होता है, प्लेट का मतलब अपने को समझ में आ गया, अभी पूरा और डिटेल में समझेंगे। ठीक, देखिए प्लेट जो अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि बात कर दी फॉर एग्जांपल दी, तो अर्थ क्रस्ट, सबसे पहले अपन ने क्या देखा, क्रस्ट, CRUST क्रस्ट। ठीक, क्रस्ट दो प्रकार का होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, तो जो अर्थ का जो क्रस्ट है ना, उस क्रस्ट के साथ यदि हम जोड़ लेते हैं मेंटल, क्रस्ट के नीचे ये चालू हो गया ऐसे मेंटल, यहां से क्या है नीचे तक 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। ठीक, ये क्रस्ट है और मेंटल है। यदि इस क्रस्ट में हम मेंटल का सबसे ऊपर वाला पार्ट जोड़ दें, ठीक, मेंटल का सबसे ऊपर वाला पार्ट जोड़ दें, तो यहां से यहां तक का जो भाग है वो कहलाएगा लिथोस्फियर। क्या कहलाएगा, लिथोस्फियर। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ठीक,
तो अभी आगे और डिस्कस करेंगे, और पहले भी किया है मैंने, ठीक है। तो देखते आइए फटाफट, पहले मैं पढ़ा दूं ये टेक्टोनिक्स क्या होता है। तो प्लेट अपन ने समझा क्या होता है भाई, लिथोस्फेरिक स्लैब्स होते हैं, जो एस्थेनोस्फीयर नाम की लेयर जो है, कंपैरेटिवली जो ये लेयर है एस्थेनोस्फीयर, ये वीक लेयर है, डक्टाइल लेयर है, ठीक। और इस पर क्या है, धीरे धीरे प्लेट खिसक रही है। कौन कौन से फोर्स खिसका रहे हैं वो भी अपन देखेंगे, क्योंकि अपन ने जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें अपन ने देखा था कि किस प्रकार वैगनर साहब जो थे वो इन फोर्सेस को समझाने में फेल हो गए थे, है ना। इसीलिए आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ही विकास मानी जाती है, ठीक है, उसी का ही एडवांसमेंट है। तो देखो, टेक्टोनिक इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्सेस, विच फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस को मूव करते हैं, ठीक है ना। एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से काम करते हैं, ठीक है, और अर्थ के सरफेस पर चेंजेस लेके आते हैं, ठीक। तो वो कौन कौन से हैं, कन्वेक्टिव करेंट्स इन द मेंटल, है ना, अब आगे अपन डिस्कस करूंगा मैं इसको, ठीक। तो देखो, टेक्टोनिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड प्रोसेसेस। प्रोसेस कौन कौन से होगा भैया इन फोर्स के, एज ए रिजल्ट प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो गया, फोल्डिंग प्रोसेस हो गया, फॉल्टिंग प्रोसेस हो गया, वॉल्केनिक प्रोसेस हो गया। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है, ठीक। तो टेक्टोनिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड प्रोसेसेस दैट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इट्स इवोल्यूशन थ्रू टाइम। तो अर्थ क्रस्ट पे जो स्ट्रक्चर है, कहीं कहीं पहाड़ है, कहीं कहीं प्लेट्यू है, कहीं कहीं प्लेन्स है, ठीक, कहीं कहीं पर डिप्रेशन है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं ये फोर्सेस, ठीक, थ्रू टाइम। तो इट इज बेसिकली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फियर। तो लिथोस्फियर का लार्ज स्केल पर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्मेशन मतलब जो एक तरीके से फॉर्म जो अभी हो रहा है, बन रहा है अर्थ पर, ठीक है। माउंटेन्स हैं तो ये डिफॉर्म्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर पूरा स्मूथ अर्थ होती तो अपन इसको डिफॉर्म नहीं बोलते, ठीक। अभी जो भी फॉर्मेशन है एक्चुअली उसके बारे में बात कर रहा है लिथोस्फेरिक। इट इज बेसिकली अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फियर, ठीक, ध्यान रखिएगा। एंड द फोर्सेस दैट प्रोड्यूस सच डिफॉर्मेशन, तो लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन अर्थ सरफेस को स्टडी करता है ये, ठीक, और ऐसे फोर्सेस को भी स्टडी करता है जो अर्थ सरफेस पर ये डिफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। क्लियर है। अर्थ सरफेस से मतलब यहां पर केवल क्या है, अपर मेंटल अबव एस्थेनोस्फियर। तो एस्थेनोस्फियर के ऊपर जितना पार्ट है जिसको हम लिथोस्फियर कहते हैं, है ना, ये मेंटल का पार्ट हो गया इसमें, और ये क्रस्ट का पार्ट हो गया इसमें। तो इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब तो ये प्लेट समझ में आ गया अपने को, टेक्टोनिक्स समझ में आ गया। तो अब प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है भाई, है ना, अपन अभी केवल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आगे पूरे मैकेनिज्म पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, प्लेट के टाइप्स पढ़ेंगे। और इस थ्योरी का डेवलपमेंट देखो, ये थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो किसी एक व्यक्ति को अपन अवार्ड नहीं दे सकते, इसमें एक व्यक्ति को इनाम नहीं दे सकते कि भैया एक व्यक्ति ने थ्योरी डेवलप करी है। तो समय के साथ यानी कि 1920 के दशक में जो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी आई थी, अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के बाद बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे 1929 के समय जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट आया था, है ना, अंदर बहुत सारे कंसेप्ट जो अपन ने कन्वेक्टिव करंट मैकेनिज्म है वो डेवलप हुए, ठीक। आगे पैलियो मैग्नेटिज्म आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया, फिर आगे इसी थ्योरी को और बेहतर किया मैकेंजी एंड पार्कर ने अपनी रिसर्च से, फिर आगे और बेहतर किया किसने, अपना टूजो विल्सन ने जब हॉटस्पॉट कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति नहीं है, शुरुआत अपन बोल सकते हैं हैरी हेस ने की है। किसने की है, हैरी हेस, ठीक। लेकिन इस थ्योरी को डेवलपमेंट, आज जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके डेवलपमेंट में बहुत सारे लोगों का योगदान है, ठीक। तो 1960 के दशक में हैरी हेस ने एक तरह से स्टार्ट किया था इस प्रोसेस को, ठीक। और सब लोगों ने अपने अपने रिसर्च करी, और सब लोगों ने क्या करा, अपने अपने रिसर्च को सामने लेके आए, और जब सारी चीजों को मिलाया एक साथ तो ये थ्योरी बनी। ठीक है। चलिए अपन देखते हैं आगे। तो देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, तो इट इज द होल मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, नेचर एंड मोशन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड इट्स रिजल्टेंट रिएक्शन। तो देखो, मैकेनिज्म मतलब कौन सा मैकेनिज्म है जिससे वो प्लेट्स इवॉल्व कर रही हैं, उनका नेचर कैसा है भाई, डेंस है कि लाइट है ना, ओल्ड है कि न्यू है, किस प्रकार की बनी है, सेडिमेंट से बनी है, इग्नियस से बनी है, तो उनका नेचर हो गया। और मोशन, तो उनका रिलेटिव मोशन को स्टडी करता है ना। और इसके रिजल्टेंट जो रिएक्शन होते हैं, इसके रिजल्टेंट में प्लेट मोशन के रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होता है भाई, माउंटेन बिल्डिंग होती है ना, वॉल्केनोज होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, तो ये सारे रिएक्शन है, इन सबको स्टडी करता है। तो उन सारी चीजों की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक। तो मेजर जियोमॉर्फोलॉजिक features such as fold and block mountains, mid-oceanic ridges, trenches, volcanism, earthquakes, etc. are direct consequences of interaction between
वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ध्यान रखिए। तो ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं अभी आने वाले लेक्चर्स में और इस लेक्चर में, ठीक। तो टेंशन ना लें, एक बार पूरा टेक्टोनिक्स पढ़ा के अभी मैं स्टार्ट करने के लिए आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स आखिर होता क्या है। तो अर्थ सरफेस पर जितने फीचर्स बने हुए हैं, ठीक, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, है ना, और पूरे अर्थ लेवल पर लार्ज स्केल जो प्लेट का डिवीजन है और उनका मोशन जो है, उनका एवोल्यूशन जो है वो कैसे होता है, ये हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ते हैं, है ना, और उनके रिजल्टेंट मोशन से क्या क्या चीजें बनती हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक। अब इसी को डिटेल में चलते हैं, देखिए फटाफट, ठीक। तो ये थ्योरी क्या है भैया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो देखो 1960s में चालू हुई, यहां पर अपन बोल सकते हैं कि हैरी हेस, ठीक है ना, डबल HARRY, हैरी, HESS, हैरी हेस जो है इसने स्टार्ट किया था, ठीक। एक तरीके से अपना एक कंसेप्ट देके, लेकिन नाम किसी ने लिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि अगर अपन देखें तो 1930s या 1929 में, ठीक, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, ठीक, एक आर्थर होम्स के नाम से एक व्यक्ति थे, इन्होंने कन्वेक्टिव करंट थ्योरी दी थी। देखो इस थ्योरी का भी यूसेज हुआ आगे, समझ में आई, तो सारी थ्योरीज कंबाइन होकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अपन, सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। लास्ट में मैं आपको पूरा एक तरीके से स्केल बताऊंगा, टाइम स्केल, कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुए, ठीक है। तो देखो अपन आते हैं पहले थ्योरी पे। द कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वाज फॉर्मुलेटेड इन 1960s, ठीक, 1960 के दशक से चालू हुआ बनना। एज पर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द होल अर्थ लिथोस्फीयर, ठीक, ध्यान रखिए लिथोस्फीयर मैंने आपको बताया अभी, लिथोस्फीयर में केवल क्रस्ट नहीं आता है, मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट भी आता है, ध्यान रखिए, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, ये यहां से एस्थेनोस्फीयर हो गया है, ठीक। तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो पार्ट है मेंटल का, ठीक, प्लस इसके साथ क्या हो गया, जो क्रस्ट का पार्ट है ना। और क्रस्ट में अगर मैं बात करूं, देखिए जस्ट अ मोमेंट, ये अपना, देखिए ये क्रस्ट हो गया, मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है ना, और ये समुद्र भी आ गया इसमें, ये वाला क्रस्ट हो गया अपना, इतना इतना क्रस्ट हो गया, यहां पर से क्या है आपका सी है। क्रस्ट के नीचे क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर मेंटल का अपर पार्ट रहेगा और यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर रहेगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टल पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का क्रिस्टल पार्ट के साथ साथ अगर अपन एस्थेनोस्फीयर के ऊपर का भी स्लैब अगर मिला लें मेंटल का, तो ये क्या हो गया पूरा लिथोस्फीयर। तो ये जो लिथोस्फीयर है, तो पूरा अर्थ का लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर एंड माइनर प्लेट्स, ठीक। क्या है, द कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वाज फॉर्मुलेटेड 1960s। एज पर प्लेट टेक्टोनिक द होल अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर एंड माइनर प्लेट्स, ठीक है। तो लगभग लगभग लिथोस्फीयर कितना थिक अपन मान रहे हैं, 100 किलोमीटर मान के चल रहे हैं, ठीक। विच स्लोली मूव्स ओवर वीक एंड डक्टाइल, जो कि मोल्डेबल है, पार्शियली मॉल्टन है, ठीक। वीक एंड डक्टाइल जो है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे खिसक रहा है। कौन सा फोर्स खिसका रहा है उस पर, उसके साथ आगे करेंगे, ठीक। अभी इतना मान के चलिए कि भाई प्लेट्स टूटी हुई है पूरी अर्थ की, पूरा अर्थ का सरफेस जो है ना, समुद्र के नीचे भी, समुद्र के नीचे भी तो जमीन है, ध्यान रखिएगा। तो वो पूरा कंप्लीट जो अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट लिथोस्फीयर है, वो टूटा हुआ है वेरियस स्मॉल और लार्ज प्लेट्स में, ठीक। और वो वीक एस्थेनोस्फीयर पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है ना। दीज प्लेट मूव्स रिलेटिव टू ईच अदर टिपिकली एट द रेट ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर, ध्यान रखना बहुत धीरे धीरे खिसक रहे हैं, तो आपको महसूस नहीं होता है, 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर, है ना। एंड द इंटरेक्शन अलॉन्ग देयर बाउंड्रीज, तो देखो अब दो प्लेट अगर खिसक रही है तो हो सकता है वो एक दूसरे की तरफ खिसक रही हो, जब वो टकराती हैं आपस में प्लेट्स, ठीक है, तो उनकी बाउंड्रीज पर जहां पर वो टकरा रही हैं या जहां से दूर दूर जा रही हैं, वहां पर बहुत सारे जियोलॉजिकल एक्टिविटीज या जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं टेक्टोनिक इवेंट्स, ठीक। तो वो सारी चीजें हैं, तो ये थ्योरी का प्रोमाइसिस है ना। तो क्या बोल रहे हैं, टिपिकली एट द रेट ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से खिसक रही हैं एंड इंटरेक्ट अलोंग देयर बाउंड्रीज, ठीक, वेयर दे कन्वर्जेस डाइवर्जेस और स्लिप पास्ट, ठीक। जहां पर प्लेट टकराती भी हैं, एक दूसरे से दूर भी जाती हैं और एक दूसरे के पास से भी निकल जाती है, ठीक है। जहां पर कोई टकराती नहीं है, एक दूसरे के पास से निकल गए, स्लिप पास्ट हो गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज बेस्ड ऑन द ब्रॉडर सिंथेसिस ऑफ जियोलॉजिक एंड जियोफिजिकल डेटा। तो मतलब ऐसा नहीं किसी की कोरी कल्पना नहीं है ये, तो ये बिल्कुल जियोलॉजिक एंड जियोफिजिकल डेटा पर बेस्ड थ्योरी है, ठीक है। चलिए तो अपन देखते हैं फटाफट, ठीक, थोड़ा सा और आगे इसी चीज को अपन और समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ठीक, ये मेंटल है, मेंटल का ऊपरी हिस्सा भी जुड़ा हुआ है इससे, ठीक। तो मेंटल का ऊपरी हिस्सा को जोड़कर अगर अपन इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर है,
दिस इज व्हाट लिथोस्फीयर इज। और ये एस्थेनोस्फीयर पर क्या कर रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है। ठीक, ये ओशियन हो गया, ओशियन के नीचे की प्लेट है। ठीक, और ये कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट की प्लेट है। ठीक, ध्यान रखिए सारी प्लेट्स टूटी हुई हैं और एक दूसरे से दूर या पास या एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल मूव कर रही हैं। फर्दर आगे देखते देखो फटाफट। मैंने आपको बताया कि ये अपर मोस्ट मेंटल वाला पार्ट है, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये लिथोस्फीयर कहलाता है। ये क्रस्टल पार्ट है, समुद्र के नीचे वाला क्रस्ट है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है। ठीक, ओशनिक क्रस्ट के भी नीचे तो लगभग लिथोस्फीयर की अपन ने जो डेप्थ ली है वो 100 किलोमीटर ली है। क्लियर है? ठीक है, जगह जगह पर अलग अलग रहती है। कॉन्टिनेंट्स के नीचे अगर आप देखोगे पूरी लिथोस्फीयर की डेप्थ, तो वो डेप्थ ज्यादा हो जाएगी। ठीक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेप्थ ज्यादा होती है। ठीक है, और ओशनिक क्रस्ट के नीचे कम रहती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें अपन पढ़ भी चुके हैं पहले। ठीक है, तो फटाफट। और ये जो लिथोस्फीयर है ये एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर मैंने आपको बताया जब इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ाया था कि ये लगभग लगभग प्लास्टिक स्टेट में है। किस स्टेट में है? प्लास्टिक स्टेट में है। और प्लास्टिक स्टेट का मतलब ये लिक्विड होने की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, सॉलिड होने की भी करता है, लिक्विड होने की भी करता है। ठीक है, और ये जो प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये धीरे धीरे इस पर क्या करती हैं, खिसकती रहती हैं, है ना। कौन सा फोर्स इनको खिसकाता है उसकी स्टडी अपन थोड़ी देर में करते हैं। अभी एक साथ सब बता दूंगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है दिमाग में, इसलिए धीरे धीरे समझते हैं। ठीक, यहां तक अपना समझने का उद्देश्य ये था कि भैया प्लेट क्या होती है। ठीक है, मैं आपको पूरा फिगर बताऊंगा कि पूरा अर्थ क्रस्ट किस प्रकार से वेरियस प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो देखो अभी एक चीज और देखो फटाफट। इट इज नाउ ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड इट्स एडॉप्शन रिप्रेजेंट ए ट्रू साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो अब हर जगह एक्सेप्ट हो चुका है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। ठीक, तो इनकॉर्पोरेशंस दैट मच ओल्डर आइडियाज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को भी समझाता है, एज वेल एज कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी समझाता है। ये सब क्या होता है अपन देख रहे हैं। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हैज प्रोवाइडेड एन ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क इन विच टू डिस्क्राइब द पास्ट जियोग्राफी ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। मतलब पास्ट जियोग्राफी क्या थी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस की, इसको भी हम समझा सकते हैं इस थ्योरी से। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस। तो किस प्रकार लैंडफॉर्म्स बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक, और अर्थ सरफेस का इवोल्यूशन कैसे होता है, इन सारी चीजों के आंसर जो है हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से मिलते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमें पता है कि भाई कई बार पढ़ चुके हैं, द ओशियनिक प्लेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिमेटिक मटेरियल एंड आर रिलेटिवली थिनर, पतली होती हैं और डेंसर होती हैं। जो ओशियन प्लेट होती हैं वो थिनर होती हैं और डेंसर होती हैं, while the continental plates are made up of sialic material and are relatively thicker but less denser। ठीक, ये अपन पहले ही बता चुका हूं और अभी भी आपको बता चुका हूं। ठीक, पर अब देखो ये इस प्रकार से पूरी अर्थ की सरफेस जो है अपन ने वेरियस प्लेट्स में डिवाइड कर ली है। देखो मैं आपको बहुत सारे फिगर्स यहाँ पर दिखाऊंगा, इलस्ट्रेशंस बहुत सारे दिखाऊंगा। तो ये जो फिगर है ना पूरी प्लेट्स का, अपने दिमाग में अच्छे से छप जाना चाहिए। ठीक, तभी हम इनका रिलेटिव मोशंस अच्छे से पढ़ पाएंगे, और रिलेटिव मोशन क्यों होता है वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फटाफट। तो ये प्लेट्स होती हैं। ठीक, पूरी अर्थ जो है प्लेट्स से बना हुआ है। तो जैसे ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है। ठीक, और अफ्रीकी प्लेट अगर मैं बात करूं अफ्रीकन प्लेट, तो अफ्रीकन प्लेट बहुत बड़ी है। ठीक, समुद्र के नीचे भी है। ठीक है, और ये अफ्रीकन प्लेट जो है काफी बड़ी है अफ्रीका से, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? दिस इज अफ्रीकन प्लेट। ठीक, तो इस अफ्रीकन प्लेट में कॉन्टिनेंटल पार्ट भी है और ओशियनिक पार्ट भी है, ध्यान रखिएगा। जितना इतना ब्लू पार्ट दिख रहा है ये अफ्रीकन प्लेट में, ये ओशियनिक पार्ट है, दिस इज ओशियनिक पार्ट, और ये क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल पार्ट हो गया। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल किसका है, मिक्स्ड प्लेट का एग्जाम्पल है। किसका? मिक्स्ड प्लेट का। ऐसे ही बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक, जो प्योरली क्या है, टोटली पानी के नीचे हैं। ठीक, तो देखिए वो और कैसे हैं बता रहा हूं। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे, सर कैसे हैं, अभी सब क्लियर होगा। ठीक, जैसे मैं नाज़का प्लेट की बात करता हूँ, ये नाज़का प्लेट है ना, ये पैसिफिक प्लेट की ही सब प्लेट है, ये पैसिफिक ओशियन के नीचे की प्लेट है। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओशियन के नीचे भी तो भाई बॉटम है, और वो बॉटम भी तो क्या है, लिथोस्फीयर का हिस्सा है, क्रस्ट का हिस्सा है ना बॉटम। तो वो बॉटम के देखो, अगर अपन बात करते हैं इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको, ये कॉन्टिनेंट है आपका, ठीक, ये पहाड़ वहाड़ हो गए, ठीक है, धीरे धीरे अपन आगे गए, यहाँ से अपना समुद्र चालू हो गया। ठीक, ये अपना पूरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है। क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका जो ओशियन है वो चालू हो गया। ठीक, यहाँ से आपका ओशियन चालू हो चुका है। ठीक, ये भी आ रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पार्ट है, ठीक, यहाँ तक का जो पार्ट है, देखो इस पूरी प्लेट में ये ओशियन का बॉटम का भी हिस्सा है,
ये ओशियन बॉटम हो गया आपका, और ये कॉन्टिनेंट का भी हिस्सा है जहाँ पर अपन लोग रहते हैं। ठीक, ये प्लेट्यू प्लेन्स भी हो सकते हैं यहाँ पर ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। यहाँ से आपका समुद्र चालू है और समुद्र के नीचे, अब देखो यहाँ का अगर अपन विड्थ देखें, ठीक, यहाँ पर आ गया एस्थेनोस्फीयर नीचे, ठीक, एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर अगर अपन देखें तो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है उसकी जो मोटाई है वो ज्यादा है, ठीक, लेकिन इसकी डेंसिटी कम है। तो इसकी थिकनेस ज्यादा है पर डेंसिटी क्या है, कम है, कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है। लेकिन ओशियनिक पार्ट है उसकी क्या है, थिकनेस कम है लेकिन डेंसिटी ज्यादा है। थिकनेस क्या है, कम है, लेकिन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी प्रकार से ओशन, तो ये धीरे धीरे फ्लोट कर रही हैं ऐसे। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नाज़का प्लेट है, नाज़का प्लेट इस तरफ की ओर जा रही है, ठीक, और ये जो प्लेट है पूरी साउथ अमेरिकन प्लेट, तो साउथ अमेरिकन प्लेट का ये जो हिस्सा है ये ओशियनिक हिस्सा है, ठीक, और यहाँ से ये अफ्रीकन प्लेट से दूर दूर जा रही है। दूर दूर कैसे जा रही है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, टेंशन ना लें किसी प्रकार का थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ से इस तरफ खिसक रही है और ये प्लेट जो साउथ अमेरिकन प्लेट है ये टकरा रही है किससे, नाज़का प्लेट से। तो जहां पर भी दो प्लेट टकराती हैं वहां अलग फेनोमेनाज होते हैं, और जहां पर दो प्लेट दूर जाती हैं जिसको अपन डाइवर्ज होना बोलते हैं वहां भी अलग अलग फेनोमेनाज होते हैं। तो इस प्रकार से पूरा अर्थ जो है कई छोटी बड़ी प्लेट्स में डिवाइडेड है, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द बेसिक प्रमाइस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या बोलता है कि भैया पूरा अर्थ क्रस्ट जो है ना, वो बहुत सारी छोटी बड़ी प्लेट्स में डिवाइडेड है ना। तो ऐसी कितनी प्लेट्स हैं, तो भाई बहुत सारी प्लेट्स हैं, कोई इसका फिक्स नंबर नहीं है। कुछ सोर्सेज बोलते हैं कि भाई जैसे नासा है, नासा बोलता है 100 से भी ज्यादा प्लेट्स हैं, ठीक है। दूसरे सोर्सेज से मालूम चलता है कि भाई 7 बड़ी प्लेट हैं और 20 जो है वो माइनर प्लेट्स हैं, ठीक। ऐसे अलग अलग सोर्सेज से और भी कई नई नई प्लेटें भी खोजी जा रही हैं, ठीक। तो एग्जैक्ट फिगर बताना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि कितनी क्या प्लेट्स हैं नंबर्स में, है ना। देखो ये पॉलिटी वगैरह नहीं है ज्योग्राफी, तो पॉलिटी में क्या है आपको मैं एग्जैक्ट नंबर है भैया लोकसभा में कितने लोग हैं, राज्यसभा में कितने लोग हैं, पर यहाँ पर अर्थ पर कितनी प्लेट्स हैं क्योंकि अभी हो सकता है पूरी प्लेट्स खोजी ही नहीं गई हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर कहना मुश्किल है, फिर भी अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्लेट्स हैं। ये फिगर जो है ये आपके दिमाग में एकदम बस जाना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक, जैसे अपन ने कहा ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक। तो यूरेशियन प्लेट का कॉन्टिनेंटल हिस्सा ये ओशियनिक हिस्सा पूरा क्लियर है, ये ओशियनिक हिस्सा है और ये कॉन्टिनेंटल हिस्सा है यूरेशियन प्लेट का। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेट है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया लगभग लगभग एक ही प्लेट पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, ये लगभग लगभग एक ही प्लेट पर है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इनको उसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। तो ये इंडियन प्लेट के पूरा कॉन्टिनेंट सॉरी ओशियनिक पार्ट है, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है। तो जो पार्ट किसी प्लेट का कॉन्टिनेंट के रूप में सी लेवल से बाहर आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल पार्ट। जाहिर सी बात है, हो सकता है कल को ऑस्ट्रेलिया दब जाए नीचे की ओर किसी ना किसी कारण से, तो वो पानी में चला जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये पूरी जो प्लेट है लगभग लगभग ओशियनिक प्लेट हो जाएगी, इंडिया का हिस्सा छोड़कर, इतना इतना भाग छोड़कर पूरी ओशियनिक प्लेट हो जाएगी, क्लियर है। कल को ये नाज़का प्लेट का ये वाला हिस्सा अगर बाहर आ गया है ना किसी मूवमेंट पर, वर्टिकल मूवमेंट के कारण, ये सब होते हैं वर्टिकल मूवमेंट्स कैसे होते हैं सब बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको। नाज़का प्लेट का हिस्सा अगर बाहर आ गया समुद्र से तो यहाँ पर अफ्रीका साउथ अमेरिका के पास एक नया कॉन्टिनेंट बन जाएगा, क्लियर है, नया कॉन्टिनेंट आपको सरफेस पर दिखेगा, ठीक। ऐसे ये एंटार्क्टिक प्लेट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको ध्यान से देखते आइए, इनको मैं आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। देयर आर मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स। तो मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं, माइनर प्लेट्स कौन कौन सी हैं, फटाफट देखिए। तो मेजर प्लेट्स में क्या आएगा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तीनों एक ही प्लेट पे है ना, इसको इंडो ऑस्ट्रल प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, ठीक है। तो अफ्रीका में ईस्टर्न अटलांटिक, तो अटलांटिक ओशियन का ये ईस्टर्न हिस्सा है, जो ये पूरा अटलांटिक ओशियन है बीच वाला, इसका जो ईस्टर्न हिस्सा है ये फ्लोर प्लेट है, ध्यान रखिए, ये अफ्रीका के प्लेट के हिस्से के साथ ही है, ठीक। देखिए इनको समझते सबको अपन अभी थोड़ी देर में। फिर आते हैं यूरेशियन एंड द एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट, ये बड़ी सी यूरेशियन प्लेट है यहाँ पर, और इसके साथ इसका एडजेसेंट ओशियनिक भाग जो है वो भी है पूरा, ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं आपका एंटार्क्टिक एंड सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट। तो एंटार्क्टिक प्लेट भी है और उसके सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट भी है। तो ये ओशियनिक पार्ट है, या एंटार्क्टिक प्लेट का कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ठीक। देखो कोई भी प्लेट है वो हमें प्योरली जो है कॉन्टिनेंटल नहीं मिल रही है। जैसे अपन बोल सकते हैं कि अरेबियन प्लेट जो है, अरेबियन प्लेट जो है ज्यादातर इसमें क्या है, कॉन्टिनेंट है, थोड़ा सा इसमें ओशियनिक पार्ट भी है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स में
अरेबियन प्लेट को क्या है, लगभग लगभग कॉन्टिनेंटल प्लेट ही बोला गया है, माना गया है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा इसमें क्या है, ओशनिक पार्ट भी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का एक कॉन्टिनेंटल पार्ट ये हो गया है ना, इधर ओशनिक पार्ट हो गया है। ठीक, और यहाँ पर ये पैसिफिक प्लेट हो गई। पैसिफिक प्लेट भी कई टुकड़ों में टूटी हुई है, छोटा सा पार्ट है जूना डी फूका प्लेट यहाँ पर। फिर उसके बाद कोकोस प्लेट हो गई आपकी, एक कैरेबियन प्लेट हो गई। ये सब समुद्र के नीचे है ना, ये समझ में मतलब पिक्चराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, अपन आगे सब चीजें समझने वाले हैं। बस ध्यान से आप चीजों को देखते आइए, बार बार ये फोटो आपको दिखाऊंगा मैं, ताकि आपको ये मैप याद रहे और कौन सी प्लेट कहाँ पर है अवस्थित है, ये आपको याद रहे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने मेजर प्लेट्स देखी हैं। ठीक, तो मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है एक बार फिर देख लीजिए। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, है ना। तो ये तीन अपन ने देखा। तो भैया ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक, ये दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ये पूरा एरिया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का है, ओशनिक पार्ट है। क्लियर है, ये पूरा एरिया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। क्लियर है, ध्यान रखिए। और इसके नीचे है फिर साउथ अमेरिकन प्लेट। तो दिस इज व्हाट साउथ अमेरिकन प्लेट इज। ठीक, इसमें भी ओशनिक पार्ट भी है और कॉन्टिनेंटल पार्ट भी है। कॉन्टिनेंटल पार्ट, ओशनिक पार्ट, ये प्लेट एक ही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर अपन आते हैं इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बता चुका हूं आपको कहां पर है, ये वाली इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस पे न्यूजीलैंड भी है। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, एंटार्क्टिक प्लेट हो गई। इसके अलावा कुछ बहुत सारी माइनर प्लेट्स भी हैं, है ना। जैसे अपन ने कोकोस प्लेट देखा, नाजका प्लेट देखा, अरेबियन प्लेट देखा। तो कोकोस प्लेट कहाँ है, बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। तो ये कोकोस प्लेट अपन ने देखा है, ये कोकोस प्लेट, ये एग्जांपल किसका है, कोकोस प्लेट का। ठीक, तो ये किस किस के बीच में भैया, सेंट्रल अमेरिका और बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। तो सेंट्रल अमेरिका वाला जो भाग है इसके और पैसिफिक प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट है। ठीक है, अब ये प्लेट क्या है, मोशन कर रही है एक दूसरे के रिलेशन में। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कहीं कहीं पर ये आपस में टकरा भी रही है और कहीं कहीं पर दूर भी जा रही है। तो अपन देखते हैं पूरी चीजें कैसी है। ठीक, तो ये एग्जांपल्स देखिएगा आप, है ना। फिलीपींस प्लेट हो गई, कैरोलाइन प्लेट हो गई, फिजी प्लेट हो गई, टर्किश प्लेट है, एगियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, जूनाडी फूका प्लेट है, ईरानियन प्लेट है। ठीक, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। और भी कई किताबें अगर आप रेफर करेंगे, है ना। देखो, तो किताबें अभी आपको रेफर नहीं करना, मैं सारी चीजें कंप्लीट कर रहा हूँ इसमें, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आपकी जो भी स्टैंडर्ड किताबें हो, वो सारी चीजें अपन कवर करते हुए चलेंगे ना। बाद में बहुत सारे फैक्ट की बौछार भी करूंगा मैं आपके ऊपर, लेकिन पहले कंसेप्ट समझो यार। कंसेप्ट नहीं समझोगे तो फैक्ट याद करने में बड़ी समस्या होगी, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियरली पता है तो फैक्ट्स चुटकियों में याद होते हैं। ठीक है, समझिए बात को। तो बहुत सारी अपन ने प्लेट्स देखी हैं यहाँ पर, मेजर एंड माइनर प्लेट्स। ठीक, तो देखिए अगेन, ये आपका मैप अपन एक और देख सकते हैं मैप को, है ना। अभी हम पैसिफिक प्लेट को मैंने सेंटर में ले लिया है ना, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। ध्यान रखिएगा मैप के ऊपर, दिस साउथ अमेरिका एंड दिस साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये साउथ अमेरिकन प्लेट जो है इसका ओशनिक पार्ट हो गया, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट हो गया। क्लियर है ना, ध्यान रखना। ये अफ्रीकन प्लेट है, ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंटल पार्ट हो गया ये पूरा। ठीक, और ये ओशनिक पार्ट हो गया। क्लियर है, तो अपन आगे देखते हैं। तो ये बहुत सारी प्लेट्स हैं, स्कॉशिया प्लेट भी है यहाँ पर, नाजका प्लेट भी है, कोकोस प्लेट भी है, कैरेबियन प्लेट भी है। तो कैरेबियन प्लेट का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। दिस इज व्हाट कैरेबियन प्लेट इज। ठीक, इस कैरेबियन प्लेट में सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा आता है और ज़्यादातर ये पूरे कैरेबियन आइलैंड्स का हिस्सा आता है। ठीक, ये अपन सारी चीज़ें देखने वाले हैं, टेंशन ना लें किसी। ठीक है, फर्दर अपन जाते हैं आगे। ये एक और डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं। दिस इज अफ्रीकन प्लेट, ध्यान रखिएगा। ये अरेबियन प्लेट है। ठीक, अफ्रीकन प्लेट है, ये इसका ओशनिक पार्ट है, ये इसका कॉन्टिनेंटल पार्ट है। ऐसे ही ये इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है। ठीक, तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ओशनिक पार्ट है, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है। ठीक, ये इंडियन जो प्लेट है यहाँ पर, इसका कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ये ओशनिक पार्ट है। ठीक है, हालांकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट एक ही है ना, ये अलग अलग नहीं है। ठीक, फिर आते हैं फिलिपिनो प्लेट, यहाँ पर हो गया, ये पैसिफिक ओशन की प्लेट है। तो पैसिफिक ओशन की प्लेट आप देख रहे हैं, पैसिफिक ओशन की पूरी प्लेट जो है वो अंडर वाटर है। ठीक, अंडर वाटर है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये काहे का एक बेस्ट एग्जांपल है, ये पूर्णतः ओशियनिक प्लेट है ना, इट इज फुली ओशियनिक प्लेट। तो ऐसी प्लेट्स जो कंप्लीटली वाटर के नीचे हैं उनको बोलते हैं अपन ओशियनिक प्लेट्स। और ऐसी प्लेट्स जिनका वाटर में कोई भी हिस्सा नहीं है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा कौन सा, अरेबियन प्लेट्स का, है ना, इनको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ठीक, जरा सा हिस्सा है हालांकि पानी का, अगर ये पानी का हिस्सा नहीं होता तो पूरा क्या होता है, ये कॉन्टिनेंट का पार्ट होता, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक, केवल समझने के लिए बता रहा हूं, है ना। कोई भी प्लेट पूर्णतः कॉन्टिनेंटल या पूर्णतः ओशियनिक नहीं है ना। कुछ प्लेट्स पूर्णतः ओशियनिक तो है, पर कंप्लीटली कॉन्टिनेंटल प्लेट अभी हमारे पास सामने कोई एग्जांपल
नहीं है, बहुत कम एग्जाम्पल हैं जिसको अपना अरेबियन प्लेट को अपन कॉन्टिनेंटल प्लेट का एग्जाम्पल मानते हैं। ठीक, फर्दर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई डाउट? ये एक और फिगर, एक और इलस्ट्रेशन देखिए फटाफट। ये अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक, ये साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई। ठीक, ये दोनों प्लेट्स टकरा रही, सॉरी दूर दूर जा रही हैं, ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, ध्यान रखिए। ठीक, और देखो ये प्लेट इस तरफ जा रही है, जो कौन सी, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये नाज़का प्लेट से टकरा रही है। तो यही कारण है कि हमें यहाँ पर पूरे क्या मिलते हैं, एंडीज पर्वत मिलते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पर दो प्लेट कन्वर्ज करेंगी, टकराएंगी, वहां पर हमें बहुत सारे जियोग्राफिकल और जियोलॉजिक जो घटना है वो देखने को मिलेंगी। क्लियर है? चलिए, जियोलॉजिकल घटना ही बोलेंगे अपन, है ना। तो फटाफट देखिए, तो फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे इंडियन प्लेट है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक ही प्लेट है पूरी, ध्यान रखिएगा ना। तो ये जब टकरा रही है एशियाटिक प्लेट से, तो जहां जहां पर टकराएगी वहां पर हमें जबरदस्त माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो ये पूरे माउंटेन रेंज है, इवन यहाँ तक अंडमान निकोबार भी आया है। तो अंडमान निकोबार जो है वो सबमर्ज माउंटेन्स है ना, वॉल्केनिक माउंटेन है सबमर्ज। ठीक, तो वो भी अपन देखेंगे आगे, अराकान योमा से होता हुआ पूरा माउंटेन। तो जहां जहां पर भी माउंटेन्स दिख रहे हैं, सीधी सी बात है, वहां पर कोई ना कोई कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, और अगर नहीं है तो उसका कारण होगा। ठीक है, वो कारण भी हमें स्टडी करना है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिएगा अपने ग्रुप पे, जो कि है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पे जरूर बताइएगा। ठीक है, अपन चाहेंगे आप तो इसको मैं रिपीट भी कर दूंगा, नो इश्यूज। पर यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझे बिना अगर अपन ज्योग्राफी आगे पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, सीधी सी बात तो ये है। ठीक, तो ये अलग अलग प्लेट्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है। इस मैप को देखें और बहुत सारी प्लेट्स को स्टडी करें, जितनी भी प्लेट्स हैं दिख रही हैं, और इनके रिलेटिव मोशन को भी स्टडी करें। ये तीर बन रहा है ना, ये तीर रिलेटिव मोशन है, कौन कौन सी प्लेट किस किस तरफ ट्रैवल कर रही है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन देखने वाले आने वाले भविष्य में। ठीक है, जो इन प्लेट मोशंस पर डिपेंड करेंगे। ठीक, तो प्लेट देखिए, प्लेट का मोशन देखिए। ठीक, तो फटाफट मैं एक बार फिर से प्रमाइस क्या है बेसिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट, तो ये टर्म पहली बार जेटी विल्सन ने यूज करी थी। तो ये लिथोस्फेरिक स्लैब होता है एक प्लेट, जो धीरे धीरे कहाँ, वीक एंड डक्टाइल एस्थेनोस्फीयर पर मूव कर रहा है। कैसे कर रहा है बताऊंगा अभी, लेकिन अभी इतना याद रखो, केवल मूव कर रहा है। ठीक, तो ये देखो, ये पूरी अपनी प्लेट्स हैं। दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ अफ्रीकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट का एग्जांपल है। ठीक, ये पूरी अफ्रीकन प्लेट है। तो पिक्चराइज करना थोड़ा सा अच्छे से पिक्चराइज करिएगा। ठीक है, ये अफ्रीकन प्लेट है। चलो, फिर आगे आते हैं, टेक्टोनिक्स क्या होता है, ये हमने देखा भाई। टेक्टोनिक्स क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड प्रोसेसेस, ठीक, दैट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड इट्स इवोल्यूशन थ्रू टाइम। तो अर्थ क्रस्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इन प्लेट मोशन से ही बनता है। तो कहने का मतलब टेक्टोनिक्स क्या पढ़ता है, बेसिकली प्लेट मोशन ही पढ़ता है। तो इट इज बेसिकली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर का डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और वेरियस माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, है ना, और जितने भी मैं अपन बोल रहे हैं कि जो डिसिमिलैरिटीज है अर्थ सरफेस पर। अर्थ सरफेस बिल्कुल प्लेन तो है नहीं, है ना, बिल्कुल प्लेन नहीं है। देयर आर वेरी डिसिमिलैरिटीज, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, और इवन ओशियंस भी हैं, गहरी जगह भी हैं। ठीक, तो इतनी भी डिसिमिलैरिटीज हैं अर्थ पर, कैसे क्रिएट हुई है, ये सबको स्टडी करता है कौन, टेक्टोनिक्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की अपना डेफिनेशन देख ली भैया, किस प्रकार से होता है, प्लेट और टेक्टोनिक्स को मिला दो। ठीक है, तो प्लेट के बेस पर अपन पूरा टेक्टोनिक्स और उससे रिजल्टेंट एक्टिविटीज जो स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक, थ्योरी क्या है, बेसिक प्रोमाइस क्या है थ्योरी का, कि भैया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलता है कि जो अपना लिथोस्फीयर है ना, लिथोस्फीयर एस्थिनोस्फीयर पर क्या कर रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है। फोर्स बताऊंगा मैं आपको, क्या कौन सा फोर्स काम कर रहा है ना। एल्फ्रेड वेगनर साहब नहीं बता पाए थे, है ना, और इसी फोर्स का जवाब दिया किसने, प्लेट टेक्टोनिक ने। ठीक, धीरे धीरे खिसक रहा है किसके ऊपर, एस्थिनोस्फीयर के ऊपर। ठीक, और रिलेटिव मोशन कर रहा है। तो पूरी अर्थ क्रस्ट जो है वो वेरियस मेजर एंड माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है, जो अपन ने देखे, और एग्जांपल्स भी देखे अपन ने, कई मेजर प्लेट्स के एग्जांपल देखे और माइनर प्लेट्स के एग्जांपल देखे। ठीक है, तो इन सबको स्टडी करिएगा, इनको मार्क करिएगा मैप पर, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट पर। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लेट। तो भैया हमने अभी देखा आपने कि प्लेट जो है वो तीन टाइप्स की हो सकती है, कौन कौन सी, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, दूसरा होता है आपका कंप्लीटली ओशियनिक प्लेट, ठीक, और तीसरा होता है मिक्स्ड प्लेट। क्या होता है, मिक्स्ड प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट का एग्जांपल अपन ने क्या लिया है, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, क्योंकि अरेबियन प्लेट में क्या है, लगभग 90% क्या है, कॉन्टिनेंटल पार्ट है, हालांकि थोड़ा सा उसमें ओशनिक पार्ट भी है, पर वो नेग्लिजिबल सा है। ठीक,
फिर आता है ओशनिक प्लेट, तो ऐसी प्लेट जो कंप्लीटली अंडर वाटर या सबमर्ज रहती है सी लेवल के नीचे, उनको अपन बोलते हैं ओशनिक प्लेट। और तीसरी होती है मिक्स प्लेट, मतलब ऐसी प्लेट्स जिनमें कॉन्टिनेंटल पार्ट भी है और ओशनिक पार्ट भी है। दीज प्लेट्स आर कॉल्ड मिक्स्ड प्लेट्स। क्लियर है? तो ज्यादातर प्लेट्स काहे का एग्जांपल है? मिक्स्ड प्लेट्स का एग्जांपल है। ठीक है, और देखो फटाफट देखते हैं अपन। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स वेरी फ्रॉम माइनर प्लेट्स टू मेजर प्लेट्स, है ना, एंड फ्रॉम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टू ओशियनिक प्लेट्स। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी होती है, इसका एग्जांपल अरेबियन प्लेट। और ओशियनिक प्लेट क्या है? इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है? पैसिफिक प्लेट। अपन ने देखा ना, पैसिफिक प्लेट जो है वो पूरी तरह, ये पैसिफिक प्लेट है, ठीक, ये पूरी तरह ओशियनिक ओशियनिक प्लेट है, पूरी ओशियनिक प्लेट है, क्योंकि इसका कोई भी कॉन्टिनेंटल पार्ट बाहर नहीं आ रहा है। ठीक, क्लियर है ना? समझना, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट हो गया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? साउथ अमेरिकन प्लेट का कॉन्टिनेंटल पार्ट। ये सारा पूरा पानी के अंदर का एरिया है। क्लियर है? ये पूरा पैसिफिक ओशियन जो है, उसके नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं, है ना। तो पूरी पैसिफिक प्लेट जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? सबमर्ज प्लेट बोलते हैं, समुद्र के नीचे है ये। ठीक, और वो कैसे टूट रही है और कैसे मूव कर रही है वो अपन थोड़ी देर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट्स, जिसको अपन ने एग्जांपल लिया इंडो-ऑस्टल प्लेट, है ना। तो प्लेट्स कैसी हो सकती हैं? कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं, ओशियनिक भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती हैं। ज्यादातर एग्जांपल मिक्स प्लेट्स के हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्लेट्स इंक्लूड बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट। ठीक, द एरिया ऑफ प्लेट्स इज फेयरली लार्ज इन कंपैरिजन टू देयर डेप्थ एंड थिकनेस। तो एरिया जो प्लेट्स का है वो बहुत बड़ा होता है, जाहिर सी बात है, हजारों किलोमीटर लंबी प्लेट्स हैं। ठीक, जैसे अफ्रीकन प्लेट अगर अपन देखें तो इस एंड से इस एंड तक बहुत बड़ी प्लेट है, लंबी प्लेट है। ठीक है, लेकिन इसकी डेप्थ जो है वो लगभग 100 किलोमीटर अपन ने मानी है। ठीक है ना, तो डेप्थ बहुत कम होती है एज कंपेयर टू देयर एक्सटेंशन। ठीक, कितना एक्सटेंड करती है। द एरिया ऑफ प्लेट्स इज फेयरली लार्ज एज कंपेयर टू देयर डेप्थ एंड थिकनेस। ठीक है, तो इट हैज आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड दैट द डेप्थ ऑफ प्लेट्स इन इवन लेस अंडर द ओशियनिक क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट मैंने आपको भी थोड़ी देर एग्जांपल बताया, ये अपना कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ये प्लेट जा रही है आगे, यहाँ से ओशियनिक आ गया, ये पूरा अपना क्या हो गई? ये प्लेट हो गई। तो ओशियनिक क्रस्ट जो है वो, है ना, ओशियनिक क्रस्ट पतला होता है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट मोटा होता है। तो ये भी एक फैक्ट है कि ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है? इवन लेस, जो विड्थ होती है प्लेट की ओशियनिक क्रस्ट के नीचे और पतली होती है। क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट। तो फटाफट देखो, तो अपन ने एग्जांपल देख लिया भैया। ओशियनिक प्लेट का एग्जांपल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ओशियनिक प्लेट? तो ये हो गया आपका पैसिफिक प्लेट का एग्जांपल। कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या हो गया? आपका अरेबियन प्लेट का एग्जांपल। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट हमें आज तक देखने को नहीं मिली है। ठीक, ठीक है, अब मतलब देखने को मिली भी हो तो वो साइंटिस्टों को पता होगी। ठीक है, मैंने इतनी डिटेल रिसर्च नहीं करी है। ठीक, और तीसरा आता है आपका ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। तो ये मिक्स्ड प्लेट का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ कॉन्टिनेंटल पार्ट भी है और ओशियनिक पार्ट भी है। ठीक, पैसिफिक प्लेट में केवल सारे पार्ट्स ओशियनिक पार्ट ही हैं। आप देखो अर्थ गोल है, तो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी अपने को ओशियनिक जो पैसिफिक प्लेट है वो मिल रही है, और यहाँ पर भी मिल रही है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। ठीक है, तो बिल्कुल पूछिए। मिक्स प्लेट का एग्जाम्पल, तो प्लेट्स कितने प्रकार की होती है भैया? 3 प्रकार की। तो अगर आपसे वो पूछता है कि टाइप्स ऑफ प्लेट के प्लेट्स कितने प्रकार की होती है, तो आप वो मत लिखना लगना प्लेट की मार्जिन के बारे में मत लिखना, है ना, प्लेट के टाइप्स के बारे में लिखना। तो प्लेट 3 प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट और मिक्स्ड प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कौन कौन सी होती है? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर दोज प्लेट्स, है ना, जो जिनका पूरा एरिया कॉन्टिनेंट का एरिया है ना, और इनमें ओशियन का कोई भी पार्ट नहीं, इट डज नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ ओशियन। ठीक, which is completely composed of continents and does not forms any part of ocean, is called continental plate, जो कि बहुत रेयर है ना। कॉन्टिनेंटल प्लेट का बहुत नजदीकी उदाहरण क्या है? अरेबियन प्लेट। ठीक, ऐसे ही ओशियनिक प्लेट और ऐसे ही मिक्स्ड प्लेट, सबके एग्जांपल्स अपन देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मोशन। प्लेट मोशन का मैकेनिज्म क्या है? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मोशन? तो देखो, ये नाम याद रखना, अर्थर होम्स। ठीक, 1929 ये डेट और ये नाम याद रखो, अर्थर होम्स 1929। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं अपन, एक थ्योरी दी थी, इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। क्या बोलते हैं? कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। ठीक, और इस थ्योरी का भी यूज आया प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक एक चीज नहीं है भाई, केवल मोशन जो है प्लेट्स का वो थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक्स वो उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक जो है वो माउंटेन बिल्डिंग भी एक्सप्लेन कर रहा है,
वॉल्केनोज भी एक्सप्लेन कर रहा है अर्थ के, है ना, अर्थक्वेक्स भी एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक, साथ साथ। तो कन्वेक्टिव करंट थ्योरी होती थी। कन्वेक्टिव करंट थ्योरी क्या थी, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर ये पढ़ाऊंगा। चलो फटाफट देख लो। तो देखो, हमें पता है कि ये अर्थ का सर्फ क्रस्ट है। क्या है? दिस इज द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इस क्रस्ट पर क्या है, अगर मैं यहाँ से माउंटेन्स भी ले लेता हूँ, ठीक, माउंटेन्स भी हैं अर्थ पर, ठीक है, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, और यहाँ पर क्या है, ओशियंस भी हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक, ओशियंस भी हैं, और भी ओशियंस भी हैं, ठीक। तो ये आपका ओशियन वाला पार्ट भी हो गया। थोड़ा सा और अपन इसको बढ़िया बना देते हैं ताकि टेंशन ना हो, एक ही बार में अपन समझ के डन करेंगे, ठीक। तो दिस इज ओशियन वाला पार्ट, ठीक, एंड दिस इज ओशियन वाला पार्ट, ठीक। अर्थ गोल है तो अपन ने इधर से भी ओशियन ले आया, अपन क्लियर है, ध्यान रखिए। चलो फर्दर अपन आते हैं। अब ये आपका हो गया क्रस्ट, क्या हो गया, दिस इज योर क्रस्ट। अब ये क्रस्ट जो है, यहां से मेंटल मेंटल चालू हो गया आपका, कहां से, इस क्रस्ट के नीचे से। और इस क्रस्ट की चौड़ाई लगभग लगभग कितनी होती है, मैंने आपको बताया 10 किलोमीटर 70 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो मोटा होता है, और ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो बहुत पतला होता है। देखो यहाँ पर कितना पतला है, समझ में आई बात। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। इसके नीचे वाला मेंटल का ऊपर का थोड़ा सा पार्ट यदि आप मिला दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया लिथोस्फियर। क्या हो गया, लिथोस्फियर, ठीक, लिथोस्फियर। और इसके नीचे फिर क्या, एस्थिनोस्फियर, ठीक। अब ये जो पूरी ऊपर प्लेट्स है ना, ये अलग अलग जगह से टूटी हुई हैं, समझिएगा बात को। दे आर ब्रोकन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ से प्लेट टूटी हुई है फॉर एग्जाम्पल, है ना, यहाँ से प्लेट टूटी हुई है, यहाँ से प्लेट टूटी हुई, तो इनका मोशन हो रहा है एक दूसरे के रिलेशन। कैसे टूटी है अपन थोड़ी देर में देख रहे हैं, उसी को मैं समझा रहा हूँ मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, अब अगर हम आते हैं मेंटल में आते हैं, तो मेंटल में एक चीज आप याद रखिए कि मेंटल कितना बड़ा है, पहले अपने को इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देख, अगर अपन एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक, तो लगभग अपना ट्रोपोस्फियर जो है वो 8 से 18 किलोमीटर, कितना है, 8 से 18 किलोमीटर, है ना, 8 किलोमीटर ऑन पोल्स एंड 18 किलोमीटर ऑन, लगभग 8 किलोमीटर ऑन पोल्स एंड 18 किलोमीटर ऑन इक्वेटर, लगभग लगभग, है ना। तो मात्र 18 किलोमीटर है, बहुत ऊंचा लगता है अपने को, ठीक है। लेकिन अगर अपन क्रस्ट की बाउंड्री से या मोहोरोबिक डिस्कंटिन्यूटी से, ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है बता चुका हूं मैं आपको, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वाला टॉपिक देखें। मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लगभग लगभग जो मोटाई है किसकी, अपने मेंटल की, वो कितनी है, वो है 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, ठीक। इतना तो अपना एटमॉस्फेयर भी नहीं है। अपना इफेक्टिव एटमॉस्फेयर आप 100 किलोमीटर तक मान सकते हो, कितना मान सकते हो, 100 किलोमीटर तक, अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक। तो देखा जाए तो अर्थ के अंदर ये मेंटल जो है इतना बड़ी जगह है, ठीक है, बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। तो कल्पना करिएगा उसकी क्या है सबसे पहले तो, ठीक। तो देखो, एटमॉस्फेयर में हमें पता है, एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफर कैसे टेक प्लेस करता है, ठीक। अगर मुझे एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफर देखना है, तो जो एयर है, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया गर्म है, ठीक, तो इसके संपर्क में जो एयर है ऊपर, ये भी गर्म होगी, ये एयर ऊपर की ओर उठेगी, क्लियर है, और आसपास के एरिया से इस जगह में एयर आएगी, है ना, आसपास के एरिया से एयर आएगी, और ये एयर दोबारा से जाके ठंडी होकर बैठेगी नीचे की तरफ। तो ये क्या बन रहे हैं, ये कन्वेक्टिव करंट्स बन रहे हैं, जिस प्रकार से हवा ऊपर उठती है और बैठती है, हवा ऊपर उठती है और बैठती है, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर उठेगी फिर यहाँ बैठेगी, और इस तरफ समुद्र से लैंड पर क्या चलेगी, हवा चलेगी, ठीक। देखिए समझिए, केवल समझिए, ये सारे कंसेप्ट आपको लग रहा होगा अभी कि सर बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा ये सारे कंसेप्ट आपके काम आने वाले हैं, है ना। अगर इनको ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको ज्योग्राफी को समझने में, ठीक। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, चीजों को समझा रहा हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ और समझते जाओ, क्लियर है, जो समझा रहा हूँ समझते जाओ, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अपन बाद में बात करेंगे कि बेकार पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, वो सब बात की बात है, ठीक। जस्ट नाउ केवल लिसन। तो देखो ऐसे ही अर्थ के मेंटल में भी क्या सभी जगह हीट एक जैसी है, या क्या सभी जगह टेम्परेचर एक जैसा है, नहीं, ठीक। हो सकता है कि मेंटल में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर टेम्परेचर अलग अलग हो, ठीक। तो फटाफट देख लेते हैं क्यों क्यों कारण है उसका। उसका कारण है द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या है,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो मेंटल में हो सकता है जगह जगह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हो सकता है क्या, ये थ्योरी है, ठीक है, और थ्योरी बेस्ड होती है आपके कुछ रिसर्च और फैक्ट्स पर बेस्ड, ठीक, तो वो भी अपन देखेंगे। तो ये थ्योरी है किसकी, अर्थर होम्स की, किसकी थ्योरी है, अर्थर होम्स की कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, और वो समझ में आ रहा है थोड़ी देर। तो मेंटल के अंदर, मेंटल 2900 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखिएगा। तो मेंटल के अंदर बहुत सारी स्पेसेस या प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिविटी के कारण क्या है, वहां पर हीट बढ़ गई है। तो कंपेरिजन देखो, हमारे हिसाब से मत सोचिएगा, ह्यूमंस के हिसाब से, है ना, यहाँ पर जैसे मैंने कहा यहाँ पर 2000 डिग्री तापमान है, ठीक, यहाँ पर मैंने कहा 1200 डिग्री तापमान है, ठीक, यहाँ पर 1000 डिग्री तापमान है। तो मेंटल के अंदर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान है, ठीक, समझ में आ रही बात। तो देखो, जब भी इस प्रकार का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक, तो हीट क्या करती है, फ्लो करती है इन फॉर्म ऑफ करंट्स। तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी, ठीक। तो हॉट एरिया से कूल एरियाज तक क्या होगा, हीट का फ्लो जनरेट होगा, समझ में बात, ध्यान रखिएगा। हीट का फ्लो जनरेट होगा कहां से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, क्लियर है। और इस प्रकार के कन्वेक्टिव करंट्स क्या है, मेंटल में भी बनते हैं, क्लियर है। इस प्रकार के कन्वेक्टिव करंट्स हमने लैंड पर देखे थे, एटमॉस्फेयर में देखे थे, उसी प्रकार के कन्वेक्टिव करंट्स है। क्योंकि कन्वेक्शन क्या है, जब अपन ने हीट ट्रांसफर की बात करी, हीट एक जगह से दूसरी जगह तीन तरीके से ट्रांसफर होती है। पहला तरीका है कंडक्शन, ठीक, दूसरा तरीका है रेडिएशन, है ना। कंडक्शन मतलब अगर आप गरम गरम तवा पकड़ लोगे तो मजा आएगा आपको, है ना, उसको बोलते हैं अपन कंडक्शन। तो हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी तक आप में हीट ट्रांसफर होगी। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफर होती है, जैसे अपन ने इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, फोटोन्स के फॉर्म में। तो वो फोटोन्स सन से जो हमें हीट आती है वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है। तीसरा यानी कि लिक्विड और फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब जो तरल अवस्था के पदार्थ होते हैं, उनमें हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का एक और तरीका होता है लिक्विड्स और गैसेस में, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, ठीक। तो ये कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं अपन। तो जो गर्म हवा थी वो ऊपर उठी और ठंडी हो गई, इसी प्रकार गर्म क्षेत्र से, है ना, जो हीट है वो ठंडे क्षेत्र में जाकर पूरे एरिया में प्रयास होता रहेगा, प्राकृतिक रूप से प्रयास होगा, है ना। नेचुरली क्या होगा, द मेंटल विल ट्राई टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर को यूनिफॉर्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार में, इसी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, अर्थ ठंडी भी हो रही है भैया, अर्थ अंदर से गर्म है ना, और अर्थ क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। तो इसी कारण से क्या होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। ये वॉल्केनिक इरप्शन क्या है, एक तरीके से जो अर्थ के अंदर ही गर्मी है वो बाहर लाती है, और वो गर्मी हवा में डिसिपेट हो जाती है, ठीक, या यूज कर ली जाती है जियो थर्मल एनर्जी की तरह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अर्थ के अंदर, ये अपन बात कर रहे हैं मेंटल में, मेंटल में इस प्रकार के बहुत सारे कन्वेक्टिव करंट्स क्या हैं, सक्रिय हैं, ठीक। क्यों सक्रिय हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बहुत सारे कन्वेक्टिव करंट्स क्या है, सक्रिय हैं, ध्यान रखिएगा। बताया क्यों डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी की वजह से क्या है, ये सारे जो करंट्स हैं ये डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टेम्परेचर नहीं है, कहीं कहीं पर मेंटल गर्म है, कहीं कहीं पर क्या है, ठंडा है। ठंडा मतलब हमारे साथ ठंडा नहीं, ठंडा मतलब कंपैरेटिवली कूलर है और कंपैरेटिवली वार्मर है, ठीक है, जगह जगह पर। जिसके कारण से क्या होता है ना, बहुत सारे कन्वेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप हो गए हैं इसके अंदर, मेंटल के अंदर, क्लियर है। तो अगर देखो ऐसा ही कोई कन्वेक्टिव करंट, ठीक है, ये अपन ने एस्थेनोस्फीयर देखा है, एस्थेनोस्फीयर में भी डेवलप्ड है। ऐसे ही कोई अगर कन्वेक्टिव करंट या कन्वेक्टिव मैकेनिज्म जस्ट जो है लिथोस्फीयर के नीचे अगर स्टैब्लिश होता है, ये लिथोस्फीयर हो गया अपना, ठीक। तो अगर इस प्रकार का कोई कन्वेक्टिव मैकेनिज्म लिथोस्फीयर के नीचे अगर एक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, वो अर्थ पर नीचे से क्या डालेगा, प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये इस प्रकार से यहाँ पर से कन्वेक्टिव करंट डेवलप हो चुका है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसको अगर अपन पिक्चराइज करें तो ये देखिए, these convective currents are developed just beneath the surface of the earth, I mean beneath the earth crust, sorry lithosphere। तो ये लिथोस्फीयर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसके नीचे हजारों साल, लाखों साल से ये कन्वेक्टिव करंट डेवलप है। तो ये इस एरिया को, इस एरिया को बोलते हैं अपन हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट, जहां पर कन्वेक्टिव करंट डेवलप है। तो ये कन्वेक्टिव करंट क्या होता है, थ्री डायमेंशन होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, साइक्लिक पूरा पूरा चक्रीय प्रवाह होता है ना, साइक्लिक फ्लो होता है। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे एक एक हल्का हल्का फोर्स लगाता रहेगा
अर्थ क्रस्ट पर नीचे से, लिथोस्फीयर पर। और समय के साथ हजारों साल लाखों साल में क्या करेगा, एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्या बनेगा, दरार, ठीक, दरार बनेगी और अर्थ की जो सरफेस है वो नीचे से टूट जाएगी और दो प्लेट्स में डिवाइड हो जाएगी। और दोनों प्लेट्स क्या है, इस फोर्स के कारण क्या करेंगे, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर है? ये जो मैकेनिज्म है इसको क्या बोला हमने, इसको बोला है कन्वेक्टिव करंट। किसने दी थी ये, अर्थर होम्स ने 1929-1930 के आसपास। क्लियर है भाई यहाँ तक? कन्वेक्टिव करंट्स, तो ये कन्वेक्टिव करंट्स डेवलप हो रहा है अर्थ के अंदर, ठीक। और ये कन्वेक्टिव करंट्स जो है बेसिकली ये अपने को ओशियनिक प्लेट के नीचे ही मिलते हैं, समझ रहे बात को। अब आप बोल रहे हो सर लावा बाहर क्यों नहीं आ रहा, पिचकारी की तरह एकदम बाहर जाना चाहिए, एकदम बहुत ऊपर जाना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, बहुत जबरदस्त लोड है, किसका, वाटर का। तो जैसे ही धीरे धीरे, ये बहुत प्रोसेस बहुत धीरे है ना, अगर सडनली बस्ट होकर बाहर आता तो फिर कहीं कहीं पर लावा भी बाहर आता है, अपन देखेंगे समुद्र से लावा बाहर आ रहा है, ठीक है। डिस्कवरी चैनल देखा करो, हालांकि सिलेबस में नहीं है तुम्हारे डिस्कवरी चैनल, टेंशन ना लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, धीरे धीरे लावा ऊपर आ रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर आता है ये पानी के संपर्क में आकर और प्रेशर के कारण क्या होता है, तुरंत ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक, और जमता जाता है यहाँ, ठीक। और ये जमता किस फॉर्म में है, ये रिज के फॉर्म में जमता है। इसको अपन बोलते हैं रिज, क्या बोलते हैं, रिज, RIDG। तो रिज मतलब एक ऐसा शेप होता है लगभग लगभग, ठीक, रिजेस। तो रिज के फॉर्म में जमता जाता है, तो बाहर आकर जमता जा रहा है, ठीक, कूल डाउन सॉलिडिफाई हो रहा है, फिर से धीरे से प्रेशर लगा, फिर नया लावा बाहर आया। इसी के साथ साथ ये प्लेट क्या है, खिसकती भी जा रही है, ध्यान रखिए, प्लेट जो हो रही है वो मूव भी हो रही है, प्लेट क्या हो रही है, मूव भी हो रही है। तो मूव होती जाती है प्लेट इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, दो विपरीत दिशाओं में। यहां से लावा बाहर आता है, जमता आता है, मतलब यहाँ पर न्यू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, न्यू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनता जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्लियर है? तो एक बार मैकेनिज्म आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक। कन्वेक्शन इनसाइड मेंटल जो अपन पढ़ रहे हैं, तो आर्थर होम्स की थ्योरी, आर्थर होम्स ने क्या बोला था कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो डीके होते हैं कहां पर, मेंटल में। और इस चक्कर में क्या होता है कि मेंटल का जो टेम्परेचर है वो सब जगह एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो बहुत सारे टेम्परेचर डिफरेंस पाए जाते हैं कंपैरेटिव, कहीं 2000 तो कहीं 4000 डिग्री तापमान रहेगा, इस प्रकार से। तो इन कंपैरेटिव जो अपन बात कर रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंसेस की, तो इन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो डेवलप होता है ना, हीट और मैटर का भी। मैटर का फ्लो डेवलप क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई मैटर जब तक घूमेगा नहीं, जब तक हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी सब जगह, तो उसको बोलते हैं अपन कन्वेक्शन। तो ज्यादा हीट वाली जगह से कम हीट वाली जगह पर क्या होगा, एक फ्लो डेवलप हो जाएगा, जैसे कि ये हो रहा है एटमॉस्फेयर में, गैसेस में भी होता है ये कन्वेक्शन डेवलप, ठीक है। तो गैसेस में चूंकि लाइट होती है ऊपर उठ सकती है, इसी प्रकार जो अंदर चूंकि अपन ने कहा लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म एग्जैक्टली नहीं पर प्लास्टिक स्टेट में है, तो लगभग लगभग यहां पर भी क्या है, कन्वेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप होगा। क्लियर है? ध्यान रखिए। अब भगवान जाने अंदर क्या हो रहा है ना, यह अपने को आर्थर होम्स साहब ने बोला, इसलिए अपन याद कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते, ठीक। चल देखते हैं अपन आगे। इसलिए तो थ्योरी है यार, ये अपन कुछ नहीं कर सकते, पढ़ लो, जो बोला है आपने वो करना पड़ेगा, ठीक। और वेल एक्सेप्टेड एक्लेम्ड थ्योरी इसी की है, आर्थर होम्स की, ठीक है। और अगर आपको ये थ्योरी अच्छी नहीं लगती तो रिसर्च करो, अपनी थ्योरी बनाओ, फिर देखते हैं। अगर अच्छी चलेगी तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वेक्टिव करंट थ्योरी है, तो ये कन्वेक्टिव करंट्स डेवलप हो रहे हैं अर्थ के नीचे से, ठीक। और ये कहां पर स्थापित हो रहे हैं, कहां पर स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो अर्थ क्रस्ट के नीचे या अर्थ लिथोस्फीयर के नीचे अगर स्टैब्लिश हो गए कहीं कहीं पर, तो ये एक फोर्स लगाएंगे नीचे से, ठीक। और इस फोर्स की वजह से जो है पूरी दरार टूट जाएगी, मतलब अर्थ की क्रस्ट जो है वो भूपर्पट्टी जो है वो चटक जाएगी। क्लियर है? और चटकने के बाद क्या होगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगी। क्लियर है? तो ये है मैकेनिज्म, ये है वो फोर्स जो अर्थ के इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स को ड्राइव करता है, जिसको समझाने में अपने वैज्ञानिक साहब क्या हुए थे, हार गए थे, फेल हो गए थे। इसलिए उनकी बहुत बेहतरीन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया उस समय, है ना। पर उनकी थ्योरी में अगर कमी नहीं होती तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं बनती, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहां तक अपन ने समझा क्या मैकेनिज्म है, ठीक। तो ये कन्वेक्टिव करंट्स डेवलप होते हैं, ये कन्वेक्टिव करंट्स स्टैब्लिश होते हैं, है ना, प्लेट्स के नीचे। और देखिए ज्यादातर ये जो बाउंड्री हमें मिलती है जहां से दो प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये हमें ओशियन के नीचे ही मिलती है, अंदर ही, समझ रहे हैं आपको? जैसे कि मैं आपको दिखाऊं क्यों मिलती है, उसका कारण भी बता रहा हूं मैं आपको, ओशियन के नीचे ही मिलती है। देखो ये जितनी भी डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं, ठीक, ये देखो यहां से साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट अलग जा रही है, तो अटलांटिक ओशियन के नीचे नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक ऐसी बाउंड्री है ना, लगभग दरार है
जहां से कंटिन्यूसली लावा जो है बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक, और नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, नई क्रस्ट बनती जा रही है, इधर खिसकती जा रही है, ठीक। तो धीरे धीरे खिसकेगी तो यहाँ पर टकराएगी नासका प्लेट से, तो साउथ अमेरिकन प्लेट नासका प्लेट टकराएगी, तो दो प्लेट टकराती हैं तो एक प्लेट सबडक्ट भी होती है, सबडक्ट मतलब नीचे घुस जाती है ना, जो भारी प्लेट है वो नीचे जाएगी, डेंसर प्लेट विल बी सबडक्टेड बिलो द लाइटर प्लेट, वो भी मैकेनिज्म अपन देखेंगे, देखो यहाँ पर, ठीक। दो प्लेट टकरा रही हैं तो एक प्लेट क्या होगी, सबडक्ट होगी, तो इसको बोलते हैं अपन कन्वर्जेंट रीजन, क्या कन्वर्जेंट मार्जिन, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक। ये होता है, सॉरी, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, है ना, या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ठीक, ध्यान रखिए, ये सब आगे लिखा हुआ है, टेंशन नहीं, इसी आपके पीपीटी में सब लिखा हुआ है, टेंशन वाली बात नहीं है ना, तो केवल लिखने में चक्कर मत रहो, केवल सुनो, ठीक। तो किस प्रकार से ये कन्वेक्टिव मैकेनिज्म आर्थर होम्स का, इसने क्या करा है, ऐसे बहुत सारे जहां जहां पर भी हमको बाउंड्रीज दिख रही है प्लेट्स की, जहां जहां प्लेट्स दूर दूर जा रही हैं, वहां सभी जगह क्या है, ये कन्वेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप है, क्लियर है। तो हमने थोड़ा मैकेनिज्म समझा है, ठीक। हम इसको, इस पार्ट को आगे देखेंगे पूरी तरीके से, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो इस लेक्चर को रिवाइज करिएगा, इसके पहले मैंने आपको बताया है उनको भी रिवाइज करिएगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक। अब अपन चलते हैं लास्ट स्लाइड पर, ठीक है, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये अनुराग 27, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो अनुराग 27 कोड का इस्तेमाल करें, और इम्पॉर्टेंट जो शेयर मुझे करना है वो है टेलीग्राम लिंक, तो इस टेलीग्राम लिंक को ज़रूर आप ज्वाइन करें, ताकि अपन आगे का कम्युनिकेशन कर सकें, कब क्लास कौन सी होगी, कौन से आपको डाउट्स हैं, सारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए, तो वीडियो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है। और आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक। और इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया व्यक्ति आ रहा है तो उसको पिछले 3-4 लेक्चर्स देखने होंगे अनिवार्यता, कंपल्सरीली देखें तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आज हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बेसिक प्रीमाइस क्या है वो देखा है, और हमने क्या देखा है, मैकेनिज्म क्या है प्लेट मूवमेंट का, और इसी मैकेनिज्म को आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस प्लेट मूवमेंट के मैकेनिज्म से क्या क्या चीजें, इसके रिजल्ट्स क्या क्या हैं वो भी पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द, थैंक यू वेरी मच।